पेरेंट्स वेलकम टू घटना सूत्र। मैं हूं दृष्टि जैन और आज हम करेंगे 28 जुलाई 2025 के प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर। तो आते हैं हम सबसे पहले प्रीलिम्स के क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज़ द थीम ऑफ स्वच्छता ही सेवा 2024 कैंपेन। तो थीम पूछा है, तो ऑप्शंस है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। सेकेंड इज स्वच्छता ही सेवा एक संकल्प। थर्ड इज स्वच्छ भारत हरित भारत। फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो अब अपन को 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। दिस इज़ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। यदि आप रेगुलर न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता रहेगा, बट देखो जिस तरीके से आप देख रहे हो कि ये थोड़ा पुराना हो गया है, तो आप लोग इसको याद ही कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो द करेक्ट आंसर है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। ठीक है, तो ये कब से कब तक हुआ था? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024। और कैंपेन फोकस किया था मास क्लीनिंग ड्राइव्स में इन नेग्लेक्टेड एरियाज एंड ऑनर्ड सैनिटेशन वर्कर्स, और सैनिटेशन वर्कर को ऑनर किए थे। प्रेसिडेंट मुर्मू जी पार्टिसिपेटेड इन सफाई मित्र सम्मेलन। तो सफाई मित्र सम्मेलन में मुर्मू जी ने पार्टिसिपेट किया था और थीम था स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। आई होप क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीति आयोग लॉन्च्ड द फर्स्ट स्टेट चैप्टर ऑफ द विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म इन विच स्टेट। तो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट स्टेट चैप्टर, वो कहाँ लॉन्च किया नीति आयोग ने? तो द ऑप्शंस आर तेलंगाना, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर क्या है? तेलंगाना। तेलंगाना में लॉन्च किया। ठीक है, इसमें बस इतना ही याद रखिए आप लोग। थर्ड क्वेश्चन इज स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 एम्स टू क्लियर लेगेसी लैंडफिल्स बाय विच ईयर। तो बोल रहा है कि जो लेगेसी लैंडफिल्स है, लेगेसी मतलब आप सभी को पता होगा लेगेसी लैंडफिल्स क्या होती है, कि बहुत सारा एरिया, बहुत सारा कचरा जमा हो जाता है, फालतू लैंड का वेस्टेज होता है। तो किस साल तक क्लियर करने की बात हुई है? तो ऑप्शंस आर 2025, 2026, 2027 एंड 2028। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 2026। तो 2021 में लॉन्च हुआ था। जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन है 2.0 एम्स टू क्लियर ऑल 2421 लेगेसी लैंडफिल्स बाय 2026। तो 2026 तक क्लीन करने की बात हुई। फोर्थ इज विच ग्रासलैंड इन कर्नाटका वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ कंजर्वेशन रिजर्व। तो बोल रहे हैं कर्नाटका में कौन सा ग्रासलैंड है जिसको कंजर्वेशन रिजर्व की तरह डिक्लेयर किया गया? तो द ऑप्शंस आर चित्रदुर्गा ग्रासलैंड, सेकेंड इज कोलार ग्रासलैंड, थर्ड इज हेसारा घट्टा ग्रासलैंड एंड फोर्थ इज नागरहोले ग्रासलैंड। तो अब देखो, ये शायद आप कर्नाटका के यदि आप प्रॉपर नेटिव होगे तो आपको पता होगा, बट ये जनरली आंसर नहीं पता रहता। तो द करेक्ट आंसर इज सी, हेसारा घट्टा ग्रासलैंड। द ग्रेटर हेसारा घट्टा ग्रासलैंड वॉज डिक्लेयर्ड अ कंजर्वेशन रिजर्व कवरिंग कितना एरिया है? 5010 एकड़ का एरिया है और ये बेंगलुरु के पास लोकेटेड है। और मूव फॉलोड अ हाई कोर्ट डायरेक्टिव आफ्टर अर्लियर रिजेक्शंस इन 2021। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फोर्टिफाइड राइस इनिशिएटिव। तो फोर्टिफाइड राइस इनिशिएटिव का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो फर्स्ट इज देखो, जब भी फोर्टिफाइड आता है ना, तो अपन उसमें कुछ न्यूट्रिशन ऐड करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, उससे आपका आंसर बन जाएगा। तो कॉम्बैट माल न्यूट्रिशन, सेकेंड इज इंक्रीज राइस एक्सपोर्ट, थर्ड इज इंक्रीज राइस इम्पोर्ट एंड फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। अभी मैंने हिंट तो दे ही दिया आपको, न्यूट्रिशन इंक्रीज करते हैं, तो अपन क्या करेंगे? माल नरिशमेंट को मतलब कॉम्बैट करने के लिए लॉन्च किया। तो गवर्नमेंट अप्रूव फोर्टिफाइड राइस इनिशिएटिव अक्रॉस ऑल स्कीम्स टिल दिसंबर 2028। इट टैकल्स माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया स्पेसिफिकली अमंग विमेन एंड चिल्ड्रन बाय एड्रेसिंग, क्या क्या चीज़ों को एड्रेस करता है? आयरन, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड डिफिशियंसीज। ठीक है, जैसा कि NFHS 5 में बोला गया। तो आई होप ये प्रीलिम्स वाला पार्ट अब सभी को क्लियर है। अब हम आते हैं मेंस वाले टॉपिक में। तो मेंस में हमको 2 क्वेश्चन करने हैं। हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट सोशल जस्टिस फॉर वीकर सेक्शंस थ्रू इक्वालिटी, रिजर्वेशंस एंड एम्पावरमेंट। तो बोल रहा है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोशल जस्टिस कैसे प्रमोट करता है वीकर सेक्शंस में? इक्वालिटी, रिजर्वेशन और एम्पावरमेंट की हेल्प से। तो क्वेश्चन आई होप क्लियर है। अब अपन आंसर की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो सबसे पहले हमको इंट्रो में देखना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे विजन को एंश्राइन करता है, जो विजन है जस्ट, इंक्लूसिव और इगैलिटेरियन सोसाइटी का। रिकॉग्नाइजिंग हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन एंड स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी, इट गारंटीज, क्या गारंटी करता है? सोशल जस्टिस by ensuring equality before law, providing affirmative action and empowering socially and educationally disadvantaged groups। तो अब जैसे अब अलग अलग सेक्शंस को लेंगे कि कैसे प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी डील करता है। तो आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स। फिर आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में क्या है कि प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, फिर आर्टिकल 15 क्लॉज 3 और 15 क्लॉज 4 में क्या है? परमिट स्पेशल प्रोविजंस फॉर विमेन, चिल्ड्रन एंड बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, और ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन लाता है। फिर रिजर्वेशन कैसे टूल है सोशल जस्टिस का? तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में लिखा हुआ है कि कैसे हम रिजर्वेशन देते हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है।
वैसे ही आर्टिकल 46 की बात की जाए तो डायरेक्ट करते हैं स्टेट को टू प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड OBC। आर्टिकल 243D और 243T, मतलब बेसिकली इसमें ना आपको कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स की हेल्प लेके ही समझाना है। तो 243D और T इंश्योर करता है रिजर्वेशन इन पंचायती राज एंड अर्बन लोकल बॉडीज फॉर SC ST एंड वुमेन। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो 103 थर्ड अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड EWS कोटा। 93rd अमेंडमेंट अलाउड रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, फिर आते हैं अपन एम्पावरमेंट मेजर्स। तो और क्या एम्पावरमेंट कैसे कर सकते हैं, तो आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 क्या करता है, अनटचेबिलिटी अबॉलिश करता है, मेकिंग इट अ पनिशेबल ऑफेंस। फिर आर्टिकल 46 में क्या है, प्रोटेक्ट करते हैं वीकर सेक्शंस को फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। वैसे ही आते हैं हम अगले पॉइंट में। तो नेशनल कमीशन बनी हुई है अलग अलग, NCBC, NCST, NCW, जैसे मतलब इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, फॉर वुमेन, ये सब। फिर राइट टू एजुकेशन जो हम आर्टिकल 21A से गारंटी करते हो, शेड्यूल 5 और 6 जिसमें ट्राइबल एरियाज के प्रोटेक्शन की बात हुई है। तो 5 में क्या है, जो जैसे सबसे पहले शेड्यूल 6 याद करो, फिर बाकी जो ट्राइबल एरियाज है वो शेड्यूल 5 में आ जाएंगे। तो शेड्यूल 6 में है त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, मिजोरम। 6 में कौन कौन से, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, अब आते हैं अपन वे फॉरवर्ड। तो हम और क्या कर सकते हैं, तो हमको इंप्रूव करना है टारगेटिंग ऑफ बेनिफिट्स। मतलब बेसिकली हम बहुत सारे बेनिफिट्स तो दे रहे हैं बट उनकी प्रॉपर टारगेटिंग नहीं हो रही है, तो वो हमको एड्रेस करना है। स्ट्रेंथन करना है इम्प्लीमेंटेशन, ट्रांसपेरेंसी लाना है और टेक्नोलॉजी यूज़ करना है सही तरीके से। सोशल सेंसिटाइजेशन करना है जिससे अवेयरनेस आ सके, बिहेवियरल चेंज आ सके। और पीरियोडिक रिव्यू, तो एसेस करना है रिजर्वेशन पॉलिसीज़ को, एम्पावरमेंट स्कीम्स को, और अलाइन करना है विद इवॉल्विंग नीड्स एंड इंश्योर इफेक्टिवनेस। ठीक है, अब आते हैं हम कंक्लूजन की तरफ। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जो एम करता है टू लेवल द फील्ड फॉर द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड थ्रू गारंटीड राइट्स, अफर्मेटिव एक्शन एंड इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स। इट प्रमोट सोशल जस्टिस। तो ये क्या प्रमोट करता है, सोशल जस्टिस, जिससे कि इक्वालिटी बस फॉर्मल ना रहे जबकि सब्सटैंटिव भी रहे। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। वाई हैज़ इंडियाज गोल ऑफ स्ट्रॉन्ग लोकल सेल्फ गवर्नेंस नॉट बीन फुली अचीव्ड डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट्स, एग्जामिन द ऑब्स्टिकल्स। तो बोल रहा है कि जो इंडिया का गोल है स्ट्रॉन्ग लोकल सेल्फ गवर्नेंस का, वो अभी तक फुली अचीव क्यों नहीं हुआ है इन स्पाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। तो हमको ऑब्स्टिकल्स को एग्जामिन करना है। फिर हम मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस डील करेंगे तो हम अफर्मेटिव पॉजिटिव नोट पे डील करेंगे। तो जब हम ऑब्स्टिकल्स बताएंगे तो उसके सॉल्यूशंस भी बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 क्लियर है। अब हम आते हैं आंसर की तरफ। तो आंसर क्या है इसका, हम सबसे पहले इंट्रो में आएंगे। तो बेसिकली ये PRI से था, PRI और अर्बन लोकल बॉडी से, तो हम उसी के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से स्टार्ट करेंगे। तो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो 1992 का, उसने इंस्टीट्यूशनलाइज किया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को और अर्बन लोकल बॉडीज़ को, एमिंग टू प्रमोट डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन एंड ग्रास रूट डेवलपमेंट। ठीक है, However, despite 3 decades of constitutional backing, effective local self-governance अभी भी incomplete है और uneven है across India। तो constitutional provisions क्या है local self-governance के लिए, तो फर्स्ट है 73rd amendment। तो establish किया 3 tier पंचायती राज system, ensuring regular elections, preservation for weaker sections and women, and devolution of functions under the 11th schedule। तो इसमें 11th schedule के अंदर अलग अलग functions दिए गए, regular elections की बात की गई, finances की बात की गई। फिर 74th अमेंडमेंट में ऐसे ही प्रोविजंस है म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए और फंक्शंस दिए गए 12th शेड्यूल के अंदर। उसी तरह फिर आर्टिकल्स आए, तो आर्टिकल्स 243G और 243W, इससे एम्पावर किए गए लोकल बॉडीज़ को और उनको फंक्शन ऐसा बनाया गया कि वो सेल्फ गवर्नमेंट की तरह एक्ट कर सकें। लेकिन ये तो हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात, लेकिन क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हैं उनके इफेक्टिव लोकल गवर्नेंस में। तो लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ऑल्दो हमने बोल दिया कि हम फाइनेंसेस देंगे बट हम देते नहीं हैं, उनके पास ऑटोनॉमी नहीं है उतने फाइनेंसेस कलेक्ट करने की। तो हेविली वो डिपेंड करते हैं स्टेट और सेंट्रल ग्रांट्स में। फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन या तो आइदर डिलेड रहते हैं या तो रिकमेंडेशंस आर नॉट इम्प्लीमेंटेड। फिर इनएडिक्वेट डिवोल्यूशन ऑफ पावर की बात की जाए तो स्टेट्स हैव बीन रिलक्टेंट टू डिवॉल्व 29 सब्जेक्ट्स एंड 18 फंक्शंस। तो स्टेट्स क्या है, ऑल्दो उस पे दिए गए हैं 29 सब्जेक्ट्स PRIs के लिए और 18 फंक्शंस ULBs के लिए, लेकिन पूरे हमने डिवॉल्व नहीं किए हैं। तो फंक्शनल ओवरलैप भी होता है बहुत बार स्टेट के साथ। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस की बात की जाए तो ट्रेंड पर्सनल का इशू है, ब्यूरोक्रेटिक डोमिनेंस जो वीकन कर देता है PRIs के स्ट्रक्चर को। डिजिटाइजेशन नहीं है सही तरीके से। फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन एलाइट कल्चर, ये तो आप सभी को पता ही है, सरपंच पति वाला कॉन्सेप्ट भी है। फिर वीक अकाउंटेबिलिटी, तो ग्राम सभा और वार्ड कमेटीज़ की पुअर फंक्शनिंग है, अकाउंटेबिलिटी सही नहीं है, सोशल ऑडिट और ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म सही तरीके से काम नहीं करता है।
अब यदि स्पेसिफिकली अर्बन गवर्नेंस की बात की जाए तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है बिटवीन मल्टीपल अर्बन बॉडीज दैट लीड्स टू फ्रेगमेंटेशन। अब इसमें हम इन सब चीज़ों को सही करने के लिए जो मैंने बोला था हम पॉजिटिव नोट पे एंड करेंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमको इंश्योर करना है रियल डिवोल्यूशन, जो कि रिकमेंडेशंस पे बेस्ड है सेकेंड ARC और स्टेट फाइनेंस कमीशन के। स्ट्रेंथन करना है फिस्कल ऑटोनॉमी को, कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, एम्पावर करना है ग्राम सभा को और वार्ड कमिटीज़ को, टेक्नोलॉजी यूज़ करना है सही तरीके से, जैसे डिजिटल डैशबोर्ड्स, ई पंचायत, जियो टैगिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स, और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स देना है जिससे हम फिक्स कर सके मैंडेटरी परसेंटेज ऑफ स्टेट बजट एलोकेशन टू लोकल बॉडीज़। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। अब आते हैं अपन कंक्लूजन में। डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स, लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया रिमेन्स अ वर्क इन प्रोग्रेस ड्यू टू वीक डिवोल्यूशन। तो इसलिए हमको क्या अचीव करना है, विजन जो हमारा है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो इसके लिए हमको जो भी हमने रिफॉर्म्स डिस्कस किए हैं वो हम यदि सही तरीके से करेंगे तो हम PRIs और ULBs को सही तरीके से एम्पावर कर सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर है आप सभी को। अब अपन कल मिलेंगे कल के करेंट अफेयर्स के साथ मॉर्निंग में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।